कल आप लोगों को लास्ट टाइम हम पढ़ाए थे किसके बारे में, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकड़ा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद की तरह एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में। ये ऐसे व्यक्ति रहे थे, ये सारे लोग जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। और समाज से कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। कौन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ये सोसाइटी है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क, कहाँ बच्चों, न्यूयॉर्क में 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में एक रूसी महिला मैडम ब्लवात्स्की, एक अमेरिकी सैन्य ऑफिसर कर्नल ऑलकॉट ने किया था। 1882 में इस सोसाइटी की एक शाखा मद्रास के अडयार में स्थापित किया गया, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विज्ञान एवं कला संस्कृति एवं पुरातात्विक साक्ष्य का अनुसंधान करना था। ये लाइन समझ रहे हो। इसकी स्थापना भले ही न्यूयॉर्क में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, लेकिन इसकी क्रियाविधि हमारे मद्रास में अर्थात दक्षिण भारत में बनाया गया एक, लेकिन उनको लगा कि अमेरिका से ज़्यादा ये इस तरफ डेवलप हो सकता है। और फिर रूस की महिला यूएसए में जाती है और यूएसए से कहाँ आ जाती है, भारत, और भारत में आकर के उन्होंने अपना क्या बना लिया, मुख्यालय बना लिया, मतलब हेड क्वार्टर बना लिया, और यहीं से पूरी जगह कंट्रोल कर दी। इन्होंने क्या किया, जैसे तुम देखो यहाँ पर अगर बहुत सारे विद्वान लोग रहते तो यहाँ पे ये छोटी बातें नहीं होती, मतलब ज़्यादा वहाँ ज्ञान की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे विज्ञान मतलब विद्वान लोग हैं। लेकिन जहाँ पे अनपढ़ लोग हैं वहीं पे याद रखो, जो कुछ नहीं बना है वो कुछ भी बन सकता है, समझ रहे ना। जिसको हम लोग कहते हैं कोरा कागज। कोरा कागज का मतलब, ठीक है ना, ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई भरा हुआ पेपर है तो उस पर कुछ भी, ठीक है ना, संभव है कि पहले से जो लिखा गया वही रह जाएगा। इसलिए आप लोग, हम लोग अभी क्या हैं, कोरा कागज है। भले ही आज बेरोजगार हैं, लेकिन क्या बनेंगे ये नहीं पता है। अक्सर हम लोग निगेटिव सोचते हैं कि कुछ नहीं बनेंगे, चोर बनेंगे, बनौल बनेंगे या बेरोजगार रह जाएंगे, लेकिन हम लोग कोरा कागज है, हम लोग कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे मन में भावना रखना चाहिए सभी आदमी को। तो यहाँ पे कहता है कि कर्नल ऑलकॉट ने एक अमेरिकी सैन्य ऑफिसर जो थी, वो रूस की महिला थी, लेकिन अमेरिका में वो सेना के डिपार्टमेंट में काम करती थी। उनका नाम क्या था बच्चों, कर्नल ऑलकॉट ने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। 1882 में एक इस सोसाइटी का एक शाखा मद्रास के अडयार में स्थापित किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य थे बच्चों ज्ञान विज्ञान एवं कला संस्कृति, नॉलेज को डेवलप करना, साइंस को डेवलप करना, कला और संस्कृति को डेवलप करना, मतलब हमारा जो कला और संस्कृति है उसको और निखार करके लाना, मतलब डेवलप करना है। साथ में क्या कहता है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो हम लोग खुदाई कर रहे हैं, जीवाश्म हमें प्राप्त हो रहा है, कोई पत्थर प्राप्त हो रहा है, कोई पुराने लौह पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो जो प्राप्त हो रहा है पुरातात्विक साक्ष्य, उस पुरातात्विक साक्ष्य का अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना, ये कितना साल पुराना है, यहाँ पे क्या मिल सकता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट की बात पर उन्होंने चर्चा किया। इसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में 1893 ईस्वी में आयरलैंड की एक महिला एनी बेसेंट भारत के प्रथम भ्रमण की ओर आए थे। ये नाम सुनना, एनी बेसेंट, यही वाला सवाल पूछता है, ये वाला सवाल पूछता है। एनी बेसेंट नाम आपको आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सुनकर आयरलैंड से आने वाली एक महिला थी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को देखने भारत आई थी। अक्सर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाने का क्या मतलब होता है, हम वहाँ के कल्चर को देख रहे हैं। जैसे हम लोग बारात जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेवा करता है, तो अगले दिन आकर के बोलते हैं कि फलाने गांव गए थे ना,
तो वहाँ बहुत अच्छा गांव था। तो जब किसी दूसरे का शादी होने वाला है तो हम लोग आता है ना अगुआ, तो बातचीत होता है, कहाँ घर है, तो बोला वो गांव, बोला हाँ गांव बहुत अच्छा है, हम गए थे एक बार, बहुत अच्छा गांव है। लेकिन कभी कल कोई तुम्हारे गांव में आ जाए, ठीक है ना, आ जाए तुम्हारे गांव में, और फिर कैसा स्वागत होगा तुम सबको पता है। फिर अगली बार जब जाओगे तो बता देगा उसके बारे में पूरा होलिया कि बाप रे बहुत अच्छा गांव है, वहां हम सबको जाना चाहिए। क्या बोलता होगा तुम लोगों को पता है फीडबैक में? हमको लगता है 100 में -10-20 नंबर देता हो, माइनस में, ठीक है ना। मतलब जो एक बार आ गया और संबंध जोड़ लिया, उस संबंध जोड़ने के बाद बोलता है अगर पहले पता होता तो हम संबंध ना करते हैं, ठीक है ना। लड़की के मामले में ऐसा बोलता है, और लड़का का मामले में तो यहाँ से बन ठन के बड़ा अच्छा ढंग से जाता है सब, नो डाउट, ठीक है ना। तो लड़की आती है तो अब कह सकते हैं कि खुश रहती होगी कि नहीं रहती है, भगवान जाने, इस पर तो कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो उधर से आता है वो तो 100% टीका टिप्पणी करेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य का रिसर्च करना का मतलब कितना साल पुराना है, कब मिला, इसके बारे में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो आयरलैंड की आने वाले 1893 में एक महिला थी जिनका नाम एनी बेसेंट था, जो भारत भ्रमण की तरफ आया था। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव भी रखी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको काशी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना आप अच्छे से याद रखिएगा। BHU नाम सुने हो ना? तो BHU की स्थापना कब हुई थी? 1898 में। उसका नाम पहले क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना किसने रखी थी? वही नाम, महिला क्या नाम है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी नींव रखी थी। लेकिन बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास 1916 में जब महात्मा गांधी भारत की तरफ लौटे, तो उसी 1916 में बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जो संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में आज भी फेमस है। एनी बेसेंट आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पर भारत में भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। फिर एक सवाल आता है कि होम रूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। हालांकि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया जा चुका था, लेकिन उसका प्रभाव महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग की क्षेत्र महाराष्ट्र को छोड़कर शेष भारत के क्षेत्र पर रहा। अब यहाँ पे दो बात कंसेप्ट आ जाती है कि अगर तुम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे क्वेश्चन पूछेगा होम रूल की स्थापना किसने किया था, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों दे दिया, तो इनमें से एक अधिक मारना। समझ में आई? क्योंकि ये दोनों ने किया था। जैसे मान लो कि लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी, हम अपना नाम रख लिए आरजेडी, और आरजेडी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनता दल, हम आरजेडी का फुल फॉर्म है कुछ हो, पार्टी का नाम अपना रख लिए, लेकिन हमारा जो पार्टी बनेगा वो ये गांव भर है, यही भर है कि नहीं? लेकिन उसका पार्टी का प्रभुत्व पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। कहने का मतलब साफ साफ है बच्चों, यहां भी वही बात है कि एनी बेसेंट ने जो होम रूल की स्थापना की वह पूरे भारत में प्रभुत्व रहा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो बनाया था वो क्या था? सिर्फ महाराष्ट्र के इलाके में था। अब बाल गंगाधर तिलक कौन था? बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। उसका प्रभाव महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही रहा, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल का क्षेत्र महाराष्ट्र को छोड़कर शेष भारत के क्षेत्र में रह गया। एनी बेसेंट में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास 1916 में लखनऊ में अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को, ध्यान सुनना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों आदमी मिले, और दोनों के प्रयास से 1916 की ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे समझ में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। किस देश की थी? आयरलैंड की। यहाँ क्यों आई थी? भ्रमण करने। पहला बार किसने कौन सा कॉलेज का नींव डाला था? पहला उन्होंने डाला हिंदू कॉलेज, ठीक है, बनारस हिंदू कॉलेज, ठीक है ना, BHU, और सेंट्रल स्कूल के नाम से उन्होंने डाला। फिर मदन मोहन मालवीय ने उसको संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास में हिंदू सम्मेलन की स्थापना की। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ मद्रास एनी बेसेंट के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका है। कुछ नाम जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन है क्या? इसकी स्थापना हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता एवं जमींदारों के अत्याचार को किसानों की मुक्ति दिलाना था। सवाल पूछेगा यंग बंग आंदोलन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था ना, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, कला संस्कृति को बढ़ावा देना, पुरातत्व पर मतलब अनुसंधान करना, ये उसका उद्देश्य था। तो इसका भी उद्देश्य था यंग बंग आंदोलन का, क्या करना है बच्चों? प्रेस की स्वतंत्रता करना। मतलब प्रेस पर जो अंकुश लगा दिया गया कि जो मन करे वो नहीं छापे, उस पर अंकुश लगाने की बात आ गई। जमींदारों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने, जो जमींदार होते थे जो कर के लिए वसूलते थे, उस पर मुक्ति लगाने की बात की गई। हेनरी विलियम डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। हेनरी विलियम डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना किए थे। इसके अतिरिक्त बंग हितकर्णी सभा, डिबेटिंग क्लब और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना कर दिए। नाम कुछ याद रखेंगे, थोड़ा टफ है वर्ड। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इसके अतिरिक्त बंग हितकर्णी सभा, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। बात करते हैं हम लोग मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। देखो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में क्या चला। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में कहता है ऐसा नहीं कि मुसलमानों के कैरेक्टर को सुधार करना है। सुधार करने का मतलब उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके शिक्षा पर, विशेष समुदाय पर ध्यान देना, क्योंकि वो समुदाय बहुत नीचे है और उस समुदाय को ऊपर ले आना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई विशेष पैकेज लाना पड़ेगा, कोई विशेष परिस्थिति लाना पड़ेगा। उसी विशेष परिस्थिति को यहाँ पे तैयार करके लाया गया। बच्चों क्या कहता है? यह आंदोलन अंग्रेज नीति के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था, जिसमें सबसे प्रमुख आंदोलन बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन माना गया। बहावी आंदोलन में क्या हो? यह आंदोलन अंग्रेजों के पाश्चात्य शिक्षा नीति के खिलाफ चला गया। ठीक है। इस आंदोलन को इस्लाम धर्म का पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में भारत में सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये पाश्चात्य शिक्षा नीति, क्या मैंने आपको बताया था कि जो पहले की शिक्षा नीति के विरोध में आकर के, यानी धर्म को, तालीम को हटा करके नॉर्मल एजुकेशन की तरफ मोड़ा जाए, तो उसमें क्या होता है? विरोध होता है। तो पाश्चात्य नीति यही लाई थी कि आपको धर्म की शिक्षा ना दे करके नॉर्मल एजुकेशन देना है, जबकि मुस्लिम लोग अपने धर्म की शिक्षा को क्या देते हैं? वरीयता देते हैं, जिसके कारण उस पर क्या कर दिया गया? विरोध किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होकर के ऐसा हम लोग करेंगे। इस आंदोलन में भारत में सर सैयद अहमद बारवेली के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले थे। इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बिहार का कहां रहा? पटना। याद रखेंगे, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन का केंद्र बिंदु कहां रहा? पटना रहा। इस बार इस आंदोलन में जुड़े हुए कार्यकर्ता 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का समर्थन भी किया था। 1870 आते तक यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब अगला नाम क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। इसमें सर अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने मुस्लिम धर्म में पाए जाने वाले कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। साथ ही इन्होंने मुसलमान को अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। मुसलमानों को कहा कि तुम पंचर पुत्र, तुम सिर्फ पंचर मत बनाओ, ठीक है ना, तुमको सिर्फ पंचर रीम अथी करने से कोई फुर्सत नहीं है, थोड़ा बनाओ, आगे बढ़ो। और तुम क्या करना चाहिए? मजहबी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है अंग्रेजी जानना, हिंदी जानना। अगर तुम ये जान लोगे तो समाज को समझ पाओगे, ठीक है ना, जाहिल गंवार नहीं बनोगे। अपने विचार को फैलाने के लिए उन्होंने तहजीब उल अल अखलाक नामक पुस्तक की रचना की। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में पहले क्या बना है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, बाद में क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बात समझ में आई? बात करते रंजीत तुमसे, क्या बोलो ना, हाँ बोलो ना, क्या तो क्या करना था उसमें? हाँ
हाँ, ठीक है, खाता ट्रांसफर करना है, हम वकीले बन जाते हैं, पूरा गांव का केस आते रहेगा। मैं हाँ, का वकील रहते तो हम ज्यादा ठीक रहता ना, वकील होते तो हम ज्यादा ठीक रहते हैं, फिर हमसे ज्यादा पैसा नहीं लिया देता ना, वो आता कलपता बोले हाँ ठीक हो जाएगा, फिर हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता। वकील बनने का मतलब है सुनो सबका, लेकिन वकील के पास जाओ बहुत गिर गिराओ, डॉक्टर के पास जाओ बहुत गिर गिराओ, सुनेगा तुम्हारा बात पर अच्छा से, उसको माया भी आएगा, लेकिन बोलेगा 27,000 फी है जमा कर दीजिए। फिर टीचर के पास जाओगे गिर गिराओगे, सुनोगे, वो सुनेगा अच्छा ठीक है आना कल से, ये नहीं बोलेगा कि पूरा जमा करा के चले जाओ, है ना। डॉक्टर के पास जाओ ऐसा कभी नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है इलाज कर देते हैं, जहिया होगा वहिया दीजिएगा, अच्छा ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर का अटेंडेंट होता है, वकील अटेंडेंट रखेगा, टीचर का बहुत कम अटेंडेंट होता है, डायरेक्ट मिलता है, बात समझ में आई। क्योंकि डॉक्टर अगर सामने मिलेगा हो सकता है डॉक्टर को दया आ जाए, बात समझ में आए, तो इसलिए इस समय दिमाग नहीं लगता, एक कसाई टाइप का आदमी बैठा रहता है, दो दो ऐसे करते रहते हैं। अंग्रेजी सरकार की प्रेरणा से इन्होंने बनारस में राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस के विरोध में 1868 में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की और मुस्लिम भाई को इसका सदस्य बनाने को प्रेरित किया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। सर सैयद ने मुगल वंश के इतिहास पर एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, जामे जमशेद। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की पूर्ण व्याख्या की और अपनी नवीन व्याख्या के आधार पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम तफसीर उल कुरान है। अगर आपको मुसलमानों में सुधारवादी चीजों को जानना है तो एक बहुत अच्छे व्यक्तिगत है जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, नाम क्या है, सर सैयद अहमद खान। और ये सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, इस्लाम में जो कुरीति थी उसको दूर करने की कोशिश की। उन्हें तो कुरान को पढ़ा, कुरानों को समझा और कुरान से जो कुछ गलत चीजें थी उनके नज़र में उसको उन्होंने शॉर्टलाइज किया, उसको उन्होंने छोटा किया और करने के बाद फिर एक नया अपना एक पुस्तक लिखा। बच्चों उस पुस्तक का नाम है तफसीर उल कुरान। उन्होंने क्या लिखा, तफसील उल कुरान। और उस तफसील उल कुरान एक मॉडिफाई बुक कह सकते हैं, एक मॉडिफाई धर्म ग्रंथ कह सकते हैं जो आपको विचारों से प्रेरित हो, ठीक है ना। उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं कुरान में ये गलत था, ये सही होना चाहिए था या इस एंगल से होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि आप हर चीज का मॉडिफिकेशन स्वरूप बना सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो करके ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर होता। आप अपनी राय रखिए, हो सकता है वो डिमांडेबल हो और कोई आदमी एक्सेप्ट कर ले, है ना बच्चों। क्या कहता है, अहमदिया आंदोलन के बारे में जान लीजिए। अहमदिया आंदोलन क्या कहता है, अहमदिया आंदोलन के बारे में कहता है इस आंदोलन के नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर में किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच एकता स्थापित करना चाहा। अहमदिया आंदोलन के मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम का सच्चा स्वरूप के रूप में विकसित करना तथा आधुनिक औद्योगिक तकनीकी को मान्यता देना था। बाद में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिसके कारण से हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म से जुड़े हुए लोग मिर्जा गुलाम अहमद का विरोध किया और यह आंदोलन स्वतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। कभी काल ऐसा हो जाता है किसी भी आदमी के मन में चलने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। एक बहुत फेमस आदमी नाम बता रहे, आसाराम, नाम सुने हो। एक लड़के को सांप काट लिया, सांप काट लिया तो उसको सब दाह संस्कार करने गया था, लेकिन आसाराम कहा कि इसको बॉडी को मेरे पास रखो, हम इसको क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। तो जिंदा करने का मतलब क्या, वो बहुत पावरफुल हो, क्योंकि सबको पता है जो एक बार मर जाता है, जिसकी डेथ हो गई, वो फिर दोबारा जिंदा हो सकता है क्या, एक ही बार। कब तक एक बार चांस देना चाहिए था भगवान को, एक बार मुआ देते, दूसरा बार पक्का करें। अगर एक बार मर जाता और 2-3 घंटा अगर घर का तमाशा वमाशा आदमी देख लेता और जब उठता ना, पक्का करें कोई भी गलत काम नहीं करता, पूरा एकदम सात्विक विचार का बात करता। सही बोल रहा हूँ,
ऐसे सोचिए हो जाते, लेकिन भगवान को एक मौका देना चाहिए था। ठीक है, एक गायकर बहुत अच्छा गाना गाता है कि वही दिल वाली बात, ठीक है ना, कि काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाए तो तकलीफ ना होती जीने में। इसका अर्थ यही है कि काश हम लोग के पास कितने दिल होते, दो दिल होते, कहीं एक अटैक भी हो गया, हार्ट अटैक भी हो गया, मर भी जाते उससे, तो दूसरा दिल हमारा क्या होता। भगवान ने दो किडनी बनाया लेकिन दो दिल नहीं बनाया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब एक दिल में किसको किसको समाया जाए, बहुत दिक्कत है। आगे बढ़ो, देवबंद आंदोलन के बारे में जानते हैं। इस आंदोलन को मुस्लिम पुनरुत्थान आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्व मोहम्मद कासिम नौनातवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। इन दोनों के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1886 में देवबंधु स्कूल की स्थापना की। बच्चों ये नाम बहुत फेमस है, सहारनपुर, क्यों जानते हो, यहाँ लकड़ी फर्नीचर बहुत ज़्यादा बनता है। आजकल जितने शादी में पलंग देखते होगे लकड़ी का, ब्राउन कलर का जो डिजाइन वाला रहता है, वो सारे सहारनपुर से आते हैं, बना हुआ डिजाइन। लकड़ी का जितना सारा पलंग बनता है वो सहारनपुर से बनता है, वहीं का पलंग आता है। लोग यहाँ मार्केट में उसी को सिर्फ सफाई करके पॉलिश करके बेच देता है, बना बनाया आता है। आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं, बॉडी मंगवा सकते हैं और फिर उसको पॉलिश वालिश करा के एक अच्छा पलंग का नया लुक दे सकते हैं। तो सहारनपुर से बन के आता है, बहुत अच्छे डिजाइन, वहाँ मशीन लोग का मुख्य पेशा ही है वहाँ कि अच्छी अच्छी लकड़ी पर नक्काशी काटना। इन दोनों में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया एवं उर्दू तथा फारसी शिक्षा का समर्थन भी किया। देवबंद ने अनुयायियों को एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बच्चों भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, मौलाना कबूल आजाद, ठीक है ना, यही पहले शिक्षा मंत्री बने भारत के, आप समझ रहे हो। तो मौलाना कबूल आजाद या कोई भी मुसलमान, वो अपने बच्चों को ज्यादा अपना धर्म की तालीम देने की बात करता है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहता। तो वो इस पर उन्होंने कहा, क्या कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, उर्दू तथा फारसी शिक्षा का समर्थन कर दिया। अबुल कलाम आजाद ने अपने पत्र अल हिलाल में उर्दू में कलकत्ता से प्रकाशित माध्यम से राष्ट्र कवियों के विचारों का प्रचार किया। 1914 में इस बात को राष्ट्र कवि विचार प्रचार के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या करा दी, रोक लगा दी। 1913 में इन्होंने अबुल कलाम आजाद ने अल बिलाग नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। जैसे इनकी कुछ किताब है, नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, गुबड़े ख्याति, कौन सा बच्चों, अगले का नाम क्या है, गुबड़े ख्याति। बात करते हैं हम लोग मुसलमानों को सुधारवादी आंदोलन को हम लोगों को देखा, हिंदू का सुधारवादी आंदोलन का देखा, पारसी और सिख सुधारवादी आंदोलन को देखते हैं। पारसी में सामाजिक व्यवस्था में आए कुरीतियों को दूर करने के लिए पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में रहनुमाए मजदायन सभा की स्थापना 1851 में किया गया। इस स्थापना दादा भाई नौरोजी, उसके बाद फर्दनौजी, एस बंगाली, आर के कामा के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने अपने विचारों से फैलाने के लिए रास्ते गोफ्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का संपादन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए। इन्हें बहबरूद या ग्लेस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, 3 बार अध्यक्षता किए। अर्थव्यवस्था को काउंट करने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्थव्यवस्था मतलब आय की आमदनी पता लगाने वाले, पहली बार मतलब इनकम के बारे में पता लगाया। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि इनका नाम क्या है, बहबरूद गैलस्टोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या कहता है कि दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव प्रस्तावित किया। दादा भाई नौरोजी ने कि में कुछ बातें हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, समझ में आ गई, इनके नाम चढ़ा हुआ है। सिख धर्म में आए कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मास्टर तारा सिंह एवं दयाल सिंह के द्वारा पंजाब के क्षेत्र में अकाली आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को सिख धर्म के पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अकाली आंदोलन 1884 के दशक में प्रारंभ हुआ। सिख समाज के सुधारकों ने अमृत में स्वर्ण मंदिर एवं अकाल तख्त के प्रबंधन हेतु
1920 में शिरोमणि गुरुद्वार प्रतिबंध कमेटी की स्थापना की और 1922 में शिरोमणि अकाली दल का भी गठन किया। और आज भी अकाली दल है, कहाँ? पंजाब का वो अकाली दल। अब कुछ अन्य तथ्य जो आप लोग को जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, वन लाइनर के तौर पर तुम लोग समझ सकते हो कि किसने कौन कौन क्या क्या किया। नाम पहला, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया, इसे लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है दीनबंधु शारीरिक सभा, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले कौन है? सावित्रीबाई फूले के पति, ठीक है ना, भारत के प्रथम महिला शिक्षिका के पति, सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड ज्योतिबा फूले, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। अगला है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और गुलामगिरी नामक पत्रिका का भी संपादन किया। ज्योतिबा फूले ने महिला उत्थान कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला उत्थान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतलब बच्चियों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना भी महिला उत्थान से कम। कोई तुमको एक बढ़िया कपड़ा खरीद दे रहा है तो खुश मत हो, ठीक है ना। अगर तुमको एक अच्छा कोई किताब गिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना, या तुमको पढ़ने का कुछ ज्ञान दे रहा है, कहीं रास्ता बता रहा है, तो तुम उससे खुश हो। क्योंकि कपड़ा, अभी मम्मी पापा एक कपड़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो एक पेटी कपड़ा खरीद कर देंगे, चाहे वो कर्जा करके कहने दें। अभी 10,000 रुपया आप खर्चा नहीं करना चाहिए, ब्याह में उनको टेंशन है 50,000 का टेंट लगवाएंगे, बस समझ में, एकदम बहुत अच्छा से करेंगे, उनमें तई को कंजूसी नहीं करेंगे। जबकि अभी अगर तुमको पैसा खर्चा कर दिया जाए और तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम एक अच्छा ऑफिसर बन जाओगे, अच्छी जगह पे चले जाओगे, पापा को टेंट भी नहीं लगाना पड़ेगा, लड़का वाला खुद टेंट टान के आ जाएगा, बोलेगा चलिए ले चलते हैं आपके बेटी को। लेकिन समझे नहीं आता है पापा ये लोग को, हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है कि उन्होंने बालिका ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर, पत्नी मतलब वही सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय बनाया। धर्म समाज, इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। इन्होंने ब्रह्म समाज के विरोध में इसकी स्थापना कर दी, मतलब ब्रह्म समाज के विरोध में किसका बनाएगा? धर्म समाज बनाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बंबई में की और 1927 में बहिष्कृत नामक पाक्षिक मराठी पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भी की। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कुछ किताब रचा हुआ है, सबको याद है। पहला का नाम है कास्ट इन इंडिया। जहां जाति वाला बात आया, अगर अंबेडकर ऑप्शन में है तो आंख मून के लगाना, क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर वह जाति वाला लिखते थे। अगला है हु वेयर क्षुद्रांत, हु वेयर शूद्र, मतलब शूद्र कौन थे? द अनटचेबल, अछूत, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये सब किताब लिखा हुआ है। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक राधा स्वामी अयंगर थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अछूतों को सर्वप्रथम हरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृता हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी। यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। गांधी जी 1933 में पूना में हरिजन नामक पत्र निकालना शुरू किया। यानी हरिजन नामक पत्रिका कौन निकालता था? महात्मा गांधी। कब शुरू हुआ? 1933 में। गांधी जी 1933-34 से 12,500 मील की हरिजन यात्रा पर निकले। भारत सेवक संघ के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज का उद्घाटन डॉक्टर आत्मा रंग पांडु ने किया। बाद में महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर के साथ भी जुड़ गए। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। आगे कहा जाता है प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज वही पुराना वाला बात, घिसा पीटाबाद, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा का प्रसार करना है, बाल विवाह को रोक लगाना है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1826 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की कि अगर कोई विधवा अगर स्वेच्छा है, किसी को पति बनाना चाहती है, तो यहाँ आकर के मिले, अपने पति को लेकर के आए, हम शादी करवा देंगे और एक अच्छा समाज में संदेश देने की कोशिश करेंगे। विधवा पुनर्विवाह के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन में रानाडे को 2 सामाजिक सुधारों का सहयोग प्राप्त हुआ। पहले का नाम है बच्चों डीके कर्वे। पहले का नाम क्या है? डीके कर्वे। डीके कर्वे 1893 में स्वयं विधवा से विवाह किया और विधवा पुनर्जागरण आंदोलन को गति दिया। पहले बता रहा हूं कि कुछ करके दिखाने से ही तुम्हारा बात कोई सुनेगा, नहीं करके दिखाओगे हम बोलेंगे कि देखो दहेज लेना खराब बात है और फिर अपने बारे में, ठीक है ना,
एक बोरा कस लिए, तो फिर हमारा बात कोई मानेगा? फिर जान जाएगा कि कसेंगे कि नहीं। कैसा लग रहा है तुमको? हम कसेंगे कि नहीं, क्या अनुमान लग रहा है तुमको? बहुत बेकार बात बोले। पूरा पूरा टारगेट में है, धराए तो कोई आदमी। दांत नहीं देखते मेरा कितना हार्ड है, एक बार धरेंगे पूरा हड्डी सहित करा देंगे। जगह धराए तो सही। मेन बात है हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, हमको जहिया कोई एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद उसको बताएंगे। अच्छा चलो, डी के करवे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम को स्थापना किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाना था। मतलब विधवा लोगों का जीविकोपार्जन कैसे, उस पर उन्होंने उपलब्ध कराना चाहा। इतना सच नहीं बोलते बाबा, ठीक है ना। डीके कर्वे ने 1906 ईस्वी में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना। इनके दूसरे समर्थक बुआ थे, उनका नाम क्या था? विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना की। वेद समाज कौन बनाए? श्री धरालू नायडू। देव समाज कौन बनाए? श्री नारायण अग्निहोत्री। तत्वबोधनी समाज कौन बनाए? देवेंद्र नाथ टैगोर। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, इसके संस्थापक जो थे नारायण गुरु थे। इसकी स्थापना केरल में 1903 में किया गया। और नारायण गुरु का नारा था एक जाति एक धर्म और एक, ये तो लाइन याद रखना, ये तो कभी कल पूछ, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर किसने कहा था? नारायण गुरु, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये जो हम लोग को पढ़ना था भक्ति सुधारवादी आंदोलन, हम लोग क्या कर लिए? फिनिश कर लिए है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? वही इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।